बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 41 सेक्शन में हम आपके पास हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनकम टैक्स रिटर्न 2022 इस टाइम अपने पीक अरूज पे। आज भी हम अपने जो इस रिटर्न से मुतल्लिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक, कैपिटल वैल्यू टैक्स से मुतल्लिक जो हमारे सवालात हैं वो हम सर के सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह उनके जवाबात लेंगे। आज का कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक वो नहीं है। स्पेसिफ़िक जो असल टॉपिक है वो यही है कि आज जो क्वेश्चन आंसर हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, उन पे हम आपस में डिस्कस भी करें और सर से उस पर रहनुमाई भी लें। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। ज़ीशान साहब एडवोकेट, उनसे गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कब्र में तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा लाज़मन दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो बुनियादी प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर है। चंद सवाल जो दोस्तों ने पूछे वो भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी जो दोस्त मौजूद हैं वो भी कोई सवाल पूछना चाहें इंशाल्लाह उसको भी हम आंसर करेंगे, सर से जो उसका जवाब हासिल करेंगे। सर मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त सवाल करना चाहे वो सवाल करते हुए ज़रा डाइस के करीब आ जाए, चूँकि स्पीकर माइक एक है, वहाँ पे बैठे सवाल करेंगे तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो जो दोस्त हमारा यूट्यूब पे इसको देखते हैं तो बाज़ का तो मुझे दोस्त कहते हैं कि जी चूँकि क्वेश्चन हमने नहीं सुना तो हमें आंसर प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि किस सवाल का क्या जवाब ये था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन करने के लिए ज़रा डाइस के करीब जब हों तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। पहला सवाल पहली से मैं शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सर पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स जिस पे ऊपर हमने लास्ट अपना पूरा लेक्चर किया उसके हवाले से सवाल ये पे सामने आया है कि जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाकिस्तान के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं हैं, क्या ममलकत पाकिस्तान, क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा सकती है या नहीं? तो इससे सर शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम आगे जो जो दोस्तों का होगा उसको जारी करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ये इस क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन की थी और इसके लिए एंट्री नंबर है 50 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 432। उसको पहले हम देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि पाकिस्तान फेडरेशन का, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फेडरेशन का सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या किसका सब्जेक्ट है, लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। ये इंट्री है 50 इंट्री जो है ये जो 18 अमेंडमेंट थी 2010 उसमें ये मॉडिफाई की गई है। इससे पहले ये टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इससे पहले था कैपिटल गेन। पहले कैपिटल गेन एक्सक्लूडेड था और अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे CVT पहले लगता था। इट मीन इससे पहले 18 अमेंडमेंट से पहले ये फेडरेशन के सब्जेक्ट में था। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट बोथ मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे टैक्सेशन की पावर जो थी फेडरेशन के पास थी। सिर्फ फेडरेशन के पास क्या पावर नहीं थी, उसके पावर कैपिटल गेन पे टैक्सेशन की पावर नहीं थी, वो फेडरेशन का पावर नहीं। अगर आप देखें आर्टिकल 141 और 142 ये दो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि किसकी जुरिडिक्शन है। यहाँ अगर इसी एंट्री को पहले हम इसी को देख लेते हैं, तब इस एंट्री के दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इट मीन जो मूवेबल प्रॉपर्टी के दो काइंड होती हैं, मूवेबल और रिमूवेबल, तीसरी नहीं होती। तो मूवेबल पे टैक्स, जो कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो डिडक्शन है फेडरेशन की, और जो इमूवेबल पे उसकी जो डिडक्शन फिर 18 अमेंडमेंट के मुताबिक उसकी है प्रोविंशियल की। और दूसरी बात यह है कि अब हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है कि ये जी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन बाहर जो प्रॉपर्टी वो तो प्रोविंस में नहीं आती, तो इसमें कौन टैक्स लगाएगा? क्लियर जी, क्या फेडरेशन लगाएगी, उसकी टेरिटरी में आती है या नहीं आती? तो एक तो बात ये, इसको रिजॉल्व करने के लिए अब हम देखते हैं आर्टिकल जो है 141 और 142, उसको देखते हैं। और दूसरा मैं हिंट्स ले जाऊं कि जो इस लिस्ट में लिखा हुआ है उस पे पावर है फेडरेशन की, जो नहीं लिखा हुआ उसमें फेडरेशन नहीं लगा सकती। जो चीज़ एक जो ये एक फील्ड है, लेजिस्लेटरी एंट्री जो होती है इसको हम कहते हैं फील्ड। हमने देखना है ये किसने ऑक्यूपाई किया है। जो ऑक्यूपाई किया है, जिसने ऑक्यूपाई किया हो, जो एक्सक्लूसिव जिसकी जो डिडक्शन हो, एक्सक्लूसिव फील्ड पे जिसकी होल्ड हो, वो उसकी इंसिडेंटल पावर भी की भी टैक्सेशन कर सकता है। जैसे हम 59 एंट्री साथ ही देखें उसकी, पहले उधर ही चले बेटा। ये है मैटर इंसिडेंटल इंसिलरी टू मैटर इन्यूमरेटेड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में 1 से लेके 158 तक जितनी भी एंट्रीज हैं, जिसके पास पूरा एक्सक्लूसिवली वो फील्ड है, उसके फील्ड के मतलब भी और उसके इंसिडेंटल इंसिलरी मैटर भी वो सारी लगा सकता है उसमें। क्लियर, सब सारी उसके पास है। अब हम इसको अगर उस 50 से मिला के देखें तो फेडरेशन के पास पावर किसकी है? मूवेबल कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल एसेट जो है उस पे उसकी पावर है। तो इसमें उसके इंसिडेंटल भी और उसके इंसिलरी मैटर पे भी लगा सकता है, फेडरेशन लगा सकती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसमें नहीं लगा सकती, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ फेडरेशन, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कैपिटल वैल्यू है उस पे जो टैक्सेशन करनी है वो फेडरेशन की पावर में नहीं है, उसकी पावर में से एक्सक्लूडेड है। इवन उसके इंसिडेंटल जो है या इंसिलरी जो है और इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट भी नहीं कर सकती। अगर कोई फील्ड, ये वाला फील्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली किसी एक के पास हो तो उसकी इंसिडेंटल और इंसिलरी पावर भी उसी के पास होती है, उसके रिलेटेड सारी की सारी वो कर दे सकता है। जब एक के पास पावर ना हो तो यहाँ शेयरिंग ऑफ पावर का रिव्यू नहीं, दोनों को इंडिपेंडेंट और सेपरेट कर दिया गया। वो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो कैपिटल वैल्यू है उसमें टैक्सेशन हो सकती है, और दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी की दूसरे फेडरेशन की नहीं है, वो प्रोविंस की है या किसी की भी हो सकती है, फेडरेशन की नहीं है। फेडरेशन की पावर में से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। इवन दो यहाँ अगर वैसे ही लिखा जाता इसमें से जो चीज़ एक्सक्लूड की गई है उस पर एक्सरसाइज नहीं, अदरवाइज एक्स्ट्राटोरियल जो डिडक्शंस हैं या उसकी पावर फेडरेशन के पास है कि एक्स्ट्राटोरियल टेरिटरी में कोई एसेट है या कोई चीज़ है जिसमें टैक्सेशन करनी है तो फेडरेशन का पावर है। लेकिन यहाँ इस फील्ड में से फेडरेशन के फील्ड में से 4th शेड्यूल में से ही निकाल दिया गया। जो निकाल दिया गया फिर फेडरेशन उसको अज्यूम नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कि ये प्रोविंस का तो है ही नहीं है, फिर मेरा दोबारा हो गया या इसमें से एक्सक्लूजन ना होती। तो अब हम 141 को पढ़ लेते हैं। इसी में इसमें से डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड भी है, पेटेंट सब्सटेंस भी है, तो उसमें आपका रीडिंग डाउन भी है, ये वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इसके हमने ये देखना है कि ये पावर फेडरेशन के पास पावर है या नहीं। वंस इट इज एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फेडरेशन पावर, फिर वो रिज्यूम नहीं कर सकती। तो इसलिए नॉट इंक्लूडिंग का वर्ड जब आ गया, या इसी तरह अनलेस अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर कहीं पावर दी हो। इसी तरह हम 49 एंट्री देखें तो 49 देखो एंट्री उधर ही, हम और एंट्रियां भी देखते हैं ना। 49 में क्या एक्सक्लूडेड है? सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। तो फेडरेशन के पास सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्सेप्ट कहा हुआ है, बाकी पावर है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं है। उसके बाद ऊपर भी हम देखते हैं 47 में देखें टैक्सेस ऑन इनकम
अदर देन एग्रीकल्चर। तो इनकम पे तो टैक्सेशन फेडरेशन की है, एग्रीकल्चर पे उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और कहा गया हो कि ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन इन एग्रीकल्चर में फिर भी वो लगा सकती है, या इन सिचुएशन में फिर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोवाइडेड हो तो फिर वो की जा सकती। अदरवाइज अब हम 141 और 142 देख लेते हैं, उसमें उसकी वर्डिंग हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये एक नॉट ओवरराइडिंग होता है, एक सबसर्विएंट होता है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन ये फाइनल नहीं है, जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अदरवाइज लिखा हुआ है तो वो प्रीवेल करेगा। क्लियर? तो मेजरलेस शूरा जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, मे मेक ए लॉ इंक्लूडिंग लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो लॉ बनाने एक्स्ट्रा टेरिटरी है तो उसमें प्रोविंशियल तो जा ही नहीं सकते, तो प्रोविंस उसमें नहीं जा सकते, तो वहाँ किसने उसके रिलेटेड किसने लॉ बनाना है, वो बनाना है पार्लियामेंट ने, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाहर किया गया फिर नहीं बनाना तो वहाँ बाहर कर दिया गया। तो अगर दोनों को मिला के इंट्री को और इसको बना के देखें तो अदरवाइज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की जुरिडिक्शन जो है वो पार्लियामेंट के पास है, फेडरेशन के पास है। लेकिन वहाँ उसकी पावर में से दोनों को मिला के बढ़े तो उसमें से उसको कर दिया गया है कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं नॉट इंक्लूडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसलिए सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको दोनों को मिला के बढ़े तो फेडरेशन के पास पावर नहीं है, इवन दो प्रोविंस के पास हो या ना हो, फेडरेशन के पास तो नहीं है। क्लियर जी? तो इसलिए बाहर हो या अंदर हो फेडरेशन जो है वो उस पर पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती मिला के पड़ती। एप्रोप्रिएशन फॉर द होल आर एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का भी बाहर का भी या उसका पार्ट। एंड प्रोविंशियल असेंबली मे मेक ए लॉ फॉर द प्रोविंस आर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसमें और भी है, इंक्लूडिंग लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन फॉर द होल आर एनी पार्ट ऑफ द, फिर वो उसके साथ होल ऑफ द पाकिस्तान, इसको भी हम देखेंगे पाकिस्तान में क्या है, या पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, इसमें बाहर का कोई जिक्र नहीं है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन विद इन द पाकिस्तान, उसी के अंदर अगर है कोई तो उसके रिलेशन से भी इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ फेडरेशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो उसके मुताबिक है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ये जो पावर है कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ कंकरेंट है, कंकरेंट से मुराद दोनों की पावर है, तो कुछ एक्सक्लूसिव अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है। पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर होते थे उसमें दोनों पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। जो फेडरेशन की लिस्ट थी ये फेडरल, इसमें सिर्फ फेडरेशन एक्सरसाइज या पार्लियामेंट कर, एक इनमें जो मैटर नहीं मेंशन थे वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे। अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट 18 अमेंडमेंट के बाद खत्म हो गई है। अब कुछ मैटर हैं जो आप नीचे देखेंगे उसमें कंकरेंट पावर है, ये जो एक्सक्लूडेड हैं उसमें इंडिपेंडेंट पावर है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे वो एंट्री हमने पढ़ी है या हमने 49 वाली पढ़ी है। अब सर्विसेज वाला कंसेप्ट जो है वो सारा प्रोविंस का है, वो उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चर है उनके जैसे एक्सक्लूड की गई है, इसी तरह टैक्सेज ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड की है, तो उसकी जुरिडिक्शन नहीं। क्लियर? अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, जो प्रोविंशियल लॉ और फेडरल लॉ बनने हैं इसको हम देखते हैं कि ये डी तक हैं। तो डी तक में इसमें प्रोसीजर दिया गया किसने कौन सा लॉ बनाना है। तो अब मजलिस शूरा शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब फेडरल लेजिस्लेटिव हमने देखी है, उसमें जो मैटर मेंशन है उसमें इस पार्लियामेंट की या फेडरेशन की एक्सक्लूसिव पावर है, इसमें प्रोविंस उसके मतलब कोई लॉ नहीं बना सकता। लेकिन जो इसकी पावर में से एक्सक्लूड कर दी गई है उसमें पार्लियामेंट फिर नहीं लगा सकती है, क्योंकि वहाँ लिस्ट में से कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड है। वो प्रोविंस लगा सकता है या नहीं लगा तो वो सेपरेट बात है, लेकिन वैसे जनरल तो यही है जो वहाँ से एक्सक्लूडेड है वो प्रोविंस की होगी। क्लियर? लेकिन प्रोविंस की में भी नहीं फाल करता तो फिर क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में वो लगा सकता है कि नहीं, अनलेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया गया हो तो फिर लगा सकता है, अदरवाइज तो वहाँ से उसको डी बार कॉन्स्टिट्यूशन बार है उसमें। इसमें 1992 पीटी दीवान का केस भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ बाहर हो फिर उसके मतलब नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं इसका भी, मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस। ये सिर्फ लॉ है जिसमें कंकरेंट पावर है, जिसमें दोनों
जो है दोनों को अथॉरिटी है, दोनों ही आपकी शेयरिंग कर सकते हैं। वो अपना लाभ बना ले, वो अपना लाभ बना ले, दोनों बना सकते हैं। ये कंकरेंट जो पहले लिस्ट थी जहाँ मैटर लिस्टेड थे उन सारों को ख़त्म करके सिर्फ ये वाला एरिया जो है इसको कंकरेंट बनाया गया। अब इनमें दोनों को पास पावर है। पार्लियामेंट भी क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल एविडेंस या क्रिमिनल प्रोसीजर के मतलब लॉ बना सकती है, और फेडरेशन भी बना सकती है, और प्रोविंस भी अपने अपने प्रोविंस के लिए, और जो फेडरेशन है होल पाकिस्तान या पार्ट के लिए बना सकते हैं। जो प्रोविंस है वो अपने अपने प्रोविंस में या पार्ट ऑफ द प्रोविंस के लिए बना सकते हैं। अगर दोनों बना देते हैं वो आगे आगे देखते हैं। अगला 143 उसी को डील करती, अगली वो उसको भी हम देखेंगे ना, साथ ही देख लेते हैं। दोनों बनाते हैं फिर कौन सा प्रीवेल करेगा तो उसके लिए आगे आगे इनका आंसर इसमें है। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले देख लें कि हम, तो उसके बाद फिर उसको देख। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शैल नॉट have a power to make law with respect to any matter not enumerated in the federal legislature। तो इसमें है कि जो वहाँ मैटर मेंशन नहीं तो उसमें पार्लियामेंट किसी भी सिचुएशन में लॉ नहीं बना सकती। और उसमें कौन है? पार्लियामेंट शैल, प्रोविंशियल असेंबली शैल, वो उसकी जुरिडिक्शन है, एंड मजलिस शैल नॉट, कि जो पार्लियामेंट है वो उसमें मैंडेटरी है, इम्पेरेटिव है, वो उसके मतलब लॉ बना ही नहीं सकती। ठीक है ना। और प्रोविंस ने उसको बनाना है जो मैटर उसमें मेंशन है नहीं है। जो मेंशन है वो किसकी पावर है? वो फेडरेशन की। जो मेंशन नहीं है वो सारे प्रोविंस की। रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल, वो स्पेसिफिकली जो हमारे वाला मैटर है, जो कैपिटल वैल्यू या ह्यूमन प्रॉपर्टी, वो स्पेसिफिकली उस लिस्ट में से एक्सक्लूडेड किया गया है, तो इसीलिए फेडरेशन का तो उसमें है ही नहीं, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद आखिरी है डी, इंपॉर्टेंट है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल हैव exclusive power to make law with respect to all matter pertaining to such area in the federation as are not included any province। ये वो एरियाज हैं जो जो प्रोविंस में शामिल नहीं है, pertaining to area in federation as are not included province, जो प्रोविंस में नहीं है फेडरेशन के, जैसे इस्लामाबाद है या कोई और ट्राइबल, हाँ फाटावार है, वो है जो प्रोविंस में शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा वो वाले एरिया हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? वो पार्लियामेंट की। उसके मतलब जो प्रोविंसेस जो हैं वो उसका लॉ नहीं बना सकते। तो ये इसमें आपका मोस्टली अब आपका आंसर इसमें आ गया। इनकंसिस्टेंसी हो तो फिर उसमें जो लॉ, जो फेडरेशन का लॉ है वो पहले आया हो या बाद में आया हो, वो प्रीवेल करेगी उसमें, लेकिन दोनों कंपीटेंट हो। अगर इनकम्पिटेंट हो फिर नहीं प्रीवेल करेगा। अगर फेडरेशन भी कंपीटेंट है टू मेक दैट लॉ और प्रोविंस भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर भी कंपीटेंट है टू मेक लॉ, तो फिर इनकंसिस्टेंसी देखी जाएगी। अगर एक कंपीटेंट ही नहीं है लॉ बनाया तो वो फिर प्रीवेल नहीं करेगा। क्लियर? तो इसको हम देख लें। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट पार्लियामेंट इज रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस व्हिच मजलिस इज कंपीटेंट टू एनेक्ट, पहले कंपीटेंट टू एनेक्ट होना जरूरी है। अगर दोनों ही कंपीटेंटली वैलिडली बनाए गए हैं लॉ, फिर आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, तो फिर जो फेडरल लॉ है वो पहले हो या बाद आया हो वो प्रीवेल करेगा। अगर इनकम्पिटेंट है तो उसके साथ फिर कोई मैचिंग नहीं है, फिर इनकंसिस्टेंट। देन मजलिस शूरा वेदर पास बिफोर और आफ्टर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल प्रीवेल एंड एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली शैल टू दैट एक्सटेंट ऑफ रिपब्लिक बी वाइड। लेकिन जितना वो रिपग्नेंट है, सारा का सारा नहीं, जितनी रिपग्नेंसी है, आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, दोनों कंपीटेंट टू मेक लॉ हैं, तो कंपीटेंट दोनों कहाँ हैं? वो वहाँ आपने क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ और एविडेंस, वहाँ दोनों कंपीटेंट है, तो वो लॉ है, आपस में रिपग्नेंसी है, तो वो उस सिचुएशन में टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी वो फिर वाइड होगा, जो प्रोविंशियल लॉ होगा, तो और जो फेडरल लॉ है दैट विल प्रिवेल। उसके बाद 144 भी देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने जुरिडिक्शन देख रहे हैं तो इसको हम देख लीजिए। 144 ये है कि जो प्रोविंस असेंबलीज है वो रेजोल्यूशन पास करके फेडरेशन कह सकती है कि ये हमारे मैटर है, आप इस पे लॉ बना दें। तो इसमें इफ वन और मोर प्रोविंशियल असेंबली पास रेजोल्यूशन टू द फैक्ट that the Majlis Shura Parliament may by bar regulate any matter not in the federal legislature in the fourth rule, it shall be lawful for the Majlis Shura Parliament to pass an act for the regulation that matter accordingly, but an act so passed may as respect any provision to which it apply be amended or repealed by the act of assembly of that province।
तो आप प्रोविंस एक असेंबली या चारों या जितने भी सूबे हैं सारे जो पार्लियामेंट है या मसले सूबे कह सकते हैं कि ये हमारा मैटर है, उस जो फोर्स लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो शामिल ना हो, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर हो, वो कह सकते हैं कि इसका आप लॉ बना दें, उसकी रेजोल्यूशन पास करके उनको ऑफर कर दें, तो फिर वो पार्लियामेंट जो है उसका लॉ बना देगी। जब लॉ बना देगी तो वो प्रोविंशियल लॉ ही होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको अमेंडमेंट करनी है तो वो उसको प्रोविंस ही करेगा, उसको फिर वो बनाने से वो फेडरल लॉ नहीं बन जाएगा। लॉ किसका रहेगा? वो प्रोविंस का ही लॉ रहेगा, लेकिन उसकी एनेक्टमेंट जो है वो फेडरेशन कर देगी और वो असेंबली उस प्रोविंशियल का ही लॉ रहेगा। और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट करना या अबॉलिश करना या रिपील करना कौन करेगा? प्रोविंशियल असेंबली करेगी, उसको फेडरेशन नहीं करेगी। लेकिन फिर अगर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि आप ही अमेंड कर दें तो फिर वो पार्लियामेंट कर देगी। तो इसीलिए जो ये पावर है, कंसेंट है, कंसेंट प्रोविंस दे सकता है पार्लियामेंट को कि आप हमारा लॉ बना दें इन मैटर पे जिन पे हमारी जुरिडिक्शन है उस पर आप कर दें। तो इस सिचुएशन में अगर ये जुरिडिक्शन दे देते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमारी पावर है और आप बना दें तो वो फिर बना देगा, ठीक है। अदरवाइज कंसेंट नहीं है तो वो फिर नहीं बनाएगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं है, पावर नहीं है इस सिचुएशन, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी सर इस स्टेज के ऊपर जो बना दिया गया लॉ वो तो ऑब्वियसली उससे रिकॉग्नाइज है, क्योंकि अभी इस फेडरेशन का जो सब्जेक्ट है, अभी होगा सॉरी प्रोविंस का सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरेशन ने ये लॉ बनाई, वो असेंबली और इसकी आप जो बात कर रहे हैं। नहीं, अभी हमने पढ़ा है ना, आप तो क्या पहले इंट्री को डिटेल हमने डिस्कस किया, दोबारा देख लेते। अगर बेशक नहीं, एक लाइन में हमने कहा कि टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स फेडरेशन के पास पावर है कि वो टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट लगाए, इसमें अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबिलिटी की जो कैपिटल वैल्यू है वो फेडरेशन की पावर से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई। अब फेडरेशन किसी सिचुएशन में भी लगा सकती है, ये एक फील्ड है, ये पावर नहीं है। पावर 141 में 142 उसमें है, ये एक फील्ड है जो जिसको यूजुअली ये एंट्रीज जो हैं वे वाइडली और लिबरली कंस्ट्रूड होते हैं कि वाइड एज पॉसिबल। तो अब यहाँ इस फील्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा जो है इसका दो पार्ट हैं, एक है मूवेबल कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की दो काइंड होती हैं, एक मूवेबल और इमूवेबल। जो मूवेबल वैल्यू कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका उस फील्ड को ऑक्यूपाई कौन करता है? फेडरेशन। और जब उसको ऑक्यूपाई करता है तो उसके आगे एंट्री नंबर है 59 उसकी इंसिडेंटल जो मैटर इंसिडेंटल जो इंसिलरी होंगे उसके वो भी उसके होंगे, फेडरेशन के ही होंगे। जो फील्ड ऑक्यूपाई करता है जो फेडरेशन की जुरिडिक्शन में ही नहीं है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो फेडरेशन की पावर जो है या फील्ड है उसको ऑक्यूपाई नहीं करता, उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं स्पेसिफिकली। और फिर उसके इंसिडेंटल और जो इंसैलरी वो भी उसके पास नहीं। जिसके पास वो होंगे, जिसके पास वो फील्ड होगा, जैसे जर्नी तो वो प्रोविंस के पास आ गया, जब यहाँ से एक्सक्लूड हुआ तो प्रोविंस के पास आ गया। तो अब प्रोविंस के पास टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोविंस के पास है। अब उसके इंसिडेंटल और जो इंसिलरी मैटर हैं वो भी फिर सारे उसके पास हैं। अब ये नहीं हो सकता कि वो बनाए और इंसिडेंटल बाय वे ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन या डीमिंग पर उसके इनक्रोच कर ले। जिसको जो फील्ड को ऑक्यूपाई कर सकता है वो उसकी इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट भी कर सकता है, जिसके पास वो फील्ड ही नहीं है वो फिर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए सेकंड पार्ट सर जो मूवेबल एसेट है, मूवेबल में भी वो जैसे गाड़ी है या कोई दूसरी चीज है वो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो भी फेडरेशन का सब्जेक्ट नहीं है। वो क्योंकि उसमें लिख दिया तो बन गया ना। दोबारा पढ़ लें 50 एंट्री क्या कह रही, पहले ये एंट्री कह रही है टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सारे एसेट जो भी हैं उनकी कैपिटल वैल्यू पे पावर है, लगा सकती फेडरेशन, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड क्या किया गया? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी एसेट हैं उस पर है फेडरेशन की पावर। ये 18 अमेंडमेंट में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड की गई। इससे पहले CVT इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी लगता था। पहले यहाँ एंट्री क्या होती थी? कैपिटल गेन, नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले सिर्फ कैपिटल गेन आउटसाइड द एम्बर्ट उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बार था, उस पर फेडरेशन टैक्स नहीं लगा सकती थी।
और इस एंट्री से पहले उस पर नहीं लगा सकती। मूवेबल कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लगाती थी और सीवीटी लगता रहा। सीवीटी नहीं लगता रहा। ये 2010 से पहले सीवीटी का सेक्शन 7 था ऑफ फाइनेंस एक्ट 1979 के 89 वाला, वो हर साल चलता रहा। वो कई साल, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो कई साल तक चलता रहा। जब 18 अमेंडमेंट आई है तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोविंस किया है, तो फिर ये खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद क्या उन्होंने फिर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ लगाई 2013 में, फिर वो लगाया क्या नाम है, इनकम सपोर्ट लेवी। वो इसी को वेल्थ टैक्स की अदर शेप देके मूवेबल एसेट पे उन्होंने लगाया 2013 में। 14 में फिर उन्होंने रिपील करके वापस ले लिया। तो उसकी भी अभी तक लिटिगेशन चल रही है कि कलरेबल लेजिस्लेशन थी। सिंध हाई कोर्ट ने यूकूब केस में उसी को कलरेबल लेजिस्लेशन में की सिचुएशन में उसको फिर वैसे भी उनका शो चल रहा है, इस वजह से खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा कर दिया, मेरे ख्याल रिव्यू पढ़ने चाहिए। तो अब इसके रिलेशन से हम कलरेबल लेजिस्लेशन देख लेते हैं, वो क्या चीज़ है। बेटा वो बाज वाली खोलें। ये भी बताइएगा कैपिटल वैल्यू टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है, क्या ज़रूरत पेश है इसको अलहदा डिफाइन करने की और अलहदा एप्लीकेबल करने की। हम इसको इनकम टैक्स में जैसे 7E लाए हैं, इसको सेम वो क्यों नहीं ले आए। ठीक, देखिए जो इनकम होती है, पहले हम इनकम की डेफिनेशन देख लें, क्योंकि सर डीम करके तो कुछ भी लाया जाए। नहीं कुछ भी, हर चीज़ नहीं लाई जाती, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। हर चीज़ डीम नहीं हो सकती। इनकम वैसे इनकम की जो डेफिनेशन भी है वो भी डीमिंग है। यहाँ उसको कहा इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड। दूसरा कहा जिस पे डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स। तीसरा उन्होंने कहा कि ट्रीटेड टू बी इनकम। चौथा उन्होंने कहा लॉस ऑफ इनकम। ये 4 चीज़ें इनकम को डिफाइन की। तो जनरल इसमें भी इनकम की डेफिनेशन नहीं है। इसको भी इंक्लूसिव या डीमिंग डिवाइस करके कि जो हेड में है वो इनकम है, और फिर उसके बाद जिन पे डिडक्शंस हो जाए वो इनकम है। इसमें देखिए 154A है नहीं, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन वो इनकम नहीं है अगर इसको अदरवाइज हम कंस्ट्रूट करें, क्योंकि नया आया इधर भूल गए हैं, इधर भी डालना चाहिए था। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहला जो 4-5 हेड हैं, सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। उनमें जो लिस्टिंग हुई है, जो उन हेड में चार्जेबल है वो इनकम है। ये पहले में। दूसरा, जिस ट्रांजैक्शन पे भी विद होल्डिंग हो जाती है या डिडक्शन हो जाती है वो इनकम है। तीसरा उन्होंने कहा जिसको भी कहीं लॉ में कह दिया गया ट्रीटेड टू भी इनकम, तो वो इनकम है। चौथा, इनकम है तो लॉस भी हो सकता है, तो लॉस को भी इनकम ट्रीट किया अगर कैरी फॉरवर्ड ये वो ना होता। वैसे इनकम की जो डेफिनेशन है कि इनकम क्या चीज़ होती है, इनकम में और कैपिटल में या जनरल रूल ये है कि ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। तो जो रेवेन्यू रिसीट होती है इसको यूजली, या इनकम जो होती है जिसको हम कहते हैं, इसका फीचर होता है कि ये रेगुलर नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर होती है, यूजुअल एक्टिविटी की, ऑर्डिनरी एक्टिविटी की होती है, वो होती है इनकम। और जो कैपिटल नेचर की होती है वो एक्सेप्शनल, अनयूजुअल इस तरह की होती है, या कभी कभार वो रकरिंग नेचर है, वो ना रकरिंग। और दूसरा जो कैपिटल होती है वो इनकम प्रोड्यूस करती है। कैसे समझे, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर द पर्पज ऑफ सेल नहीं है, उससे आप इनकम जनरेट करेंगे। आप शेयर परचेज कर लिए, उससे 2 इनकम आएंगी। एक तो आप डिस्पोजल करेंगे तो उस वक्त आपको इनकम आएगी, वो इनकम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। रीसेल नहीं है, आपने उसने कुछ प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस, 2 किस्म की इनकम उससे आएगी। एक आप डिविडेंड लेंगे, वो कंपनी डिक्लेयर करेगी, एक आप डिस्पोजल करेंगे तो गेन आएगा। या सिंपल एग्जांपल इनकम की ये ले लें कि फ्रूट ऑफ ट्री जो है वो कैपिटल है, और उससे जो फ्रूट आता है एनुअल, मंथली या जो भी सीजन है वो आपकी इनकम है। या क्रॉप ऑफ फील्ड है, आप ज़मीन है, ज़मीन आपकी कैपिटल है, और उसमें से जो प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्शन होती है, चीज़ें फसलें आप लेते हैं, तो वो आपकी इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम या कैपिटल और इनकम में ये डिफरेंस होता है। जो कैपिटल नेचर की होती है वो प्रोड्यूस करती है, इनकम प्रोड्यूस करती है, और प्रोडक्शन उसकी रेगुलर नेचर की और यूजुअल और रकरिंग नेचर की। ना रकरिंग हो, एक्सेप्शनल हो, तो वो या ऐसी चीज़ हो जिसको बेच दें तो आपका सोर्स ही खत्म हो जाए। आप ज़मीन को बेच देंगे तो फसल कहाँ से आएगी, ट्री को काट देंगे तो फ्रूट कहाँ से आएगा। तो वो ट्री को बेचने से वो जो पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट होंगी, जो फ्रूट को बेचने से आते हैं वो आपकी इनकम।
या ऐसे समझे, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। इनकम में और इसमें ये डिफरेंस है। अब हमारे लॉ में देखें, जनरल रूल ये है कि जो टैक्स है वो इनकम पे है, और वो कैपिटल रसीट पे या कैपिटल इनकम पे या कैपिटल गेन पे नहीं है, ये जनरल रूल है। लेकिन जहाँ कहीं कैपिटल गेन या कैपिटल रसीट को स्पेसिफिकली लॉ ने कह दिया होगा ये टैक्स है, तो फिर उसमें टैक्स लग जाएगा। जनरल रूल ये है कि इनकम टैक्स में टैक्स किस पे लगना है, जो इनकम जो रिकरिंग नेचर की है, जो यूजुअल है, ऑर्डिनरी है, जो आपको अक्कर होती है, स्पीडी रिकरिंग नेचर की आती है, उस पर टैक्स लगना है, लेकिन कैपिटल में नहीं लगना। लेकिन जहाँ कहीं लेजिस्लेटर ने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि ये एज ए कैपिटल गेन है ये वाला, या जहाँ कहीं डीम से कर दिया, जैसे आप सेक्शन 111 देखें तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम नहीं है, उस पर टैक्स है। वहाँ एक्सपेंस भी लिखा हुआ है कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो इनकम नहीं होते, लेकिन एक्सपेंस से इनकम इंक्रीज डिक्रीज होती है, ज़्यादा कर देंगे इनकम कम हो जाएगी, कम करेंगे इनकम ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह 39(3) है, लोन है, लोन तो आपकी ओब्लिगेशन है, वो कहाँ से इनकम आ गई, आपने देने हैं किसी के, या ट्रस्ट मनी है आपके पास, लेकिन क्रॉस अदर देन क्रॉस चेक लेंगे तो वो भी इनकम है। तो इसलिए जो कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं वो अदरवाइज नॉट चार्जेबल टू टैक्स हैं, जहाँ लेजिस्लेटर ने उसको कोई सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म कंडीशन या कंडीशन लगा दी या कह दिया कि इस सिचुएशन में अनएक्सप्लेन्ड है या अदरवाइज है, अगर आपने नहीं की तो वो आपकी बन जाएगी। इस तरह और एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर आप ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, आपने परचेज की, उनके पैसे देने हैं आपने, वो अलाउ होगी, लेकिन 30 साल में अगर आप पे नहीं किए तो वो कहते हैं ये आपकी इनकम बन गई, तो अगर आप आगे जाके दे देंगे फिर अलाउ कर देंगे आप। तो इस तरह कहीं कमांड है, और बेसिकली ये अविजन को या टैक्स अविजन जो है उसको सप्रेस करने के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती हैं डीमिंग वाली, ठीक है, ताकि अब आप इन्वेस्टमेंटें तो परचेज करते रहें, लेकिन परचेज आप प्रॉपर्टी करते लेंगे, लेकिन पूछा तो जाएगा ये पैसे कहाँ से आए, टैक्स दिया है उससे परचेज कर रहे हैं, ठीक, अदरवाइज वहाँ से आपने डाइवर्ट की हुई है अनटैक्स मनी या अनएक्सप्लेन्ड मनी उसमें की हुई है आपने। एक्सपेंडिचर आप घर के कर रहे हैं, आपकी इनकम है ही नहीं, तो भाई कहाँ से हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर, इसलिए उसको ट्रीट किया है कि आपके करोड़ रुपए के एक्सपेंस है, उधर आए 10 लाख मेरी इनकम में भी, तो कहें ये करोड़ कहाँ से खर्च किया है, तो ये फिर आपकी अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन्ड है, ये भी कहीं से आपने अर्न की हुई है, इसलिए इसको कर्व करने के लिए तो सेक्शन 111 में कह दिया गया कि जितने आपके एक्सपेंडिचर हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है, आपने बताया नहीं ये कहाँ से आए हैं, उसकी नेचर सोर्स ना बताई, तो फिर ऐसे ट्रीट होगा कि वाकई कोई इनकम है आपकी जो आपने डिस्क्लोज नहीं की और ऑफर नहीं की फॉर टैक्सेशन, तो इसलिए आपकी वो चार्ज टू टैक्स है। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई है, तो आपके पास सोर्स ही नहीं उसको परचेज करने के, तो कहीं से तो खरीदी है ना, तो इसलिए आप या तो बता देंगे कहाँ से खरीदी है, वो एग्जेम्प्ट इनकम है क्या है, या टैक्स दिया हुआ है, या कहाँ से आई है, जब बाहर से अंदर से कहाँ से आई है, नेचर सोर्स बता देंगे तो नहीं करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो इट मीन वो इवन दो दैट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल, लेकिन वो अनएक्सप्लेन्ड है और वो समझी जाएगी कि कोई इनकम अनडिस्क्लोज या कंसील आपने कहीं से अर्न की, उससे वो कमाई है, तो इसलिए उसको टैक्सेशन करनी है। अगर ये लॉ ना हो इस तरह के, तो फिर हर कोई प्रॉपर्टी खरीदता रहे, उधर डिक्लेयर ही ना करे। तो इसलिए इन ऑर्डर टू एनफोर्स द लॉ और टू सप्रेस द अविजन अवॉइडेंस जो भी स्कीमें होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर इस तरह के लॉ बनाए जाते हैं। ये पुराने जो एक्ट था उसमें भी था, 1922 वाले में भी था, और उसके बाद 79 में भी उसका सेक्शन 13 था या 11 है, वो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं ताकि ओवरऑल इसकी चलती रहे। और जो डीमिंग की आपके किसी चीज़ को भी आपने कहा कि अभी डीमिंग की किसी चीज़ को भी कर लें, जो 7 ही है उन्होंने डीम कर लिया कि आपने जी ये इनकम ड्राइव की है, आपने कैपिटल एसेट से अप टू 5% और इस पर 20% टैक्स दे दें। इसलिए तो जो डीमिंग प्रोविजन है पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है, इस पहले तो ये डीमिंग प्रोविजन अनलिमिटेड नहीं है कि इतनी पावर नहीं है लेजिस्लेटर के पास कि अनलिमिटेड पावर है ईच एंड एवरीथिंग, या पर्सन को या किसी चीज़ को भी डीम कर ले तो ये डीम्ड हो गया और उस तरह कर ले। दूसरा ये डीमिंग प्रोविजन जहाँ भी अप्लाई किया जाए तो उसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करते हैं,
थर्ड ये कि कोर्ट की फिर ड्यूटी होती है कि जब कोई डीमिंग प्रोविजन इस्तेमाल किया जाए तो बिटवीन व्हाट पर्सन व्हाट पर्पज वो डीमिंग वो असरटेन करे कि कहाँ किस लिए किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस चीज़ को या थिंग्स को पर्सन को या गुड्स को या जिस चीज़ को भी डीम किया गया है और उसका उस सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टिविटी हो, उससे रिलेशन हो। जब अभी मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट मैटर है कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल से तो उसके इंसिडेंटल इंसिलरी भी उसके हैं, और जो इंसिलरी या इंसिडेंटल या रिलेटेड चीज़ें हैं या उसके कनेक्टिविटी जिन चीज़ों से है उसको सिर्फ डीम किया जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग जो इररिलेवेंट है अनकनेक्टेड है उसकी इंसिलरी या सब्सिडी या उससे स्कोप से बियॉन्ड है उनको डीम नहीं किया जा सकता। तो डीमिंग के लिए वो ज़रूरी है कि वो उससे इंसिलरी हो, कनेक्टेड हो, नेक्सेस हो, तो उस चीज़ों को डीम किया जा सकता है। जो कनेक्टेड नहीं है उनको नहीं, या कोई चीज़ किसी और की डोमेन में है उसको आप डीम नहीं किया कर सकते। जैसे यहाँ है तो एक चीज़ है डोमेन ही प्रोविंस का है, तो डोमेन प्रोविंस का अगर आप फेडरेशन उसको डीम करेगा कि जो उसकी पावर है तो वो इंक्रोचमेंट होगी। अपनी पावर जो है अपना ऑक्युपाइड फील्ड है उसका इंसिडेंटल रिलेटेड और नेक्सस डीम किया जा सकता है। किसी और के डोमेन को इंक्रोच करना थ्रू डीमिंग नहीं हो सकती। अगर फेडरेशन डीम इधर कर सकती है तो फिर प्रोविंस उसकी डीम कर लेगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डीम करके ले लेगी। ये इन्होंने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डीम करके बना लिया, अपना बना लिया, तो फिर प्रोविंस भी बना सकता है, वो मूवेबल को डीम करके अपना बना सकते हैं। इसलिए अपनी अपनी जो उनकी लाइन है, डिमार्केशन है, विद इन दैट वो डीमिंग इसकी अनलिमिटेड जो ये एंट्रीज होती हैं, ये फील्ड होता है या चैप्टर होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन वाइडेस्ट पॉसिबल तक होती है। लेकिन वाइडेस्ट पॉसिबल इस एक्सटेंट तक ना चला जाए कि दूसरे की पावर जो है उसको इनक्रोच कर लिया जाए। इवन दो इसमें हर चीज शामिल है, उसका इंसिडेंट रिकनेक्टिव सब शामिल है, लेकिन उस एक्सपेंट में जाके ब्रेक आती है, बाहर आता है जहां आप किसी और की डोमेन में एंटर हो तो उसकी डोमेन में होंगे तो वो फिर डीमिंग नहीं की जाती। क्लियर? सर ये जो नॉन एब्सटेंटिव क्लॉजेज होती हैं वो प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, उसमें लिखा होता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनी एक्ट या एनी लॉ, तो वो उसमें फिर जो अभी हमने पढ़ी थी वो सब्जेक्ट हाँ, जो उसमें फिर वो किसको होगी, यानी स्पेसिफिक बीइंग स्पेसिफिक लॉ हो जाएगा प्रोविंशियल है तो उसमें डिस्कस करते हैं। फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और सब्जेक्टिव क्लास ये आपस में अपोजिशन में होते हैं। सब सब्जेक्ट टू लगाया हो तो ये उसी सेक्शन को या प्रोविजन को सब सर्विएंट बनाती है। जब नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉट विद स्टैंडिंग हो तो वो उस क्लास को सुपीरियर बनाती है, उसको सुप्रीम बनाती है दूसरों पे। अब ये देखना ये है कि वो किस किस पे बाद लिखता है नॉट विद कंटेन इन दिस सब सेक्शन या प्रोसीडिंग सेक्शन या एक्ट या फॉर द लॉ टाइम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो उस सिचुएशन में अगर फिर हम देखते हैं कि स्टेटस क्या है, इस लॉ का स्टेटस क्या है, या जिसको ओवरराइड कर रहा है उसका स्टेटस क्या है। अब वो प्रोविजन की नेचर क्या है, सब्सटेंटिव है, मशीनरी है, प्रोसीजरल है, चार्जिंग है। अगर नॉन सब्सटेंट लगाया हो मशीनरी प्रोविजन में या लगाया, हम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे या ऊपर से करते हैं। सबसे पहले टॉप है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये एक्ट है या ऑर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं, ये इसका स्टेटस आता है। इसके नीचे अगर हम देखें, इसके अंदर फिर दो पार्ट आते हैं, एक चार्जिंग सेक्शन आते हैं वो सुपीरियर है, फिर एक मशीनरी सेक्शन है उससे सुपीरियर इन्फीरियर है एज कम्पेयर। फिर इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है, फिर उनका स्टेटस आता है। फिर इसके बाद आपके आते हैं रूल्स, रूल के बाद फिर जर्नल ऑर्डर, ये वो आते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे, अगर नॉट विद स्टैंडिंग रूल में इसमें लिखा हुआ है मशीनरी प्रोविजन में, तो वो नीचे वाले को ओवरराइड कर सकता है, वो चार्जिंग सेक्शन में को नहीं कर सकता। अगर एक्ट में लिखा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। ओवरराइडिंग की भी लिमिट है, ठीक है। वो फिर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो लिखा नॉट विद कंटेन एनी लॉ, इट डज नॉट मीन कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करके जो मर्जी बना ले। तो इस्लामिक लॉ तो वैसे रिप्रेजेंट टू रिजेक्शन ऑफ इस्लाम है तो वो वाइड है। ये यहाँ अगर कोई प्रोविजन डाल दिया जाए पकड़ना टू इंजेक्शन ऑफ काम और नॉन विद लिख दिया जाए तो वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हैं ये हमेशा सबसर्विएंट हैं, ये उसको लिख भी दिया जाए तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। और
59 सेक्शन। हाँ जी, इसी तरह दूसरा फिर देखा जाए अगर एक ही लॉ में चार्जिंग सेक्शन में वो दो जैसे सेक्शन 3 आता है आपका सेल टैक्स में, जो उस दो जगह लिखा हो नॉन विद स्टैंडिंग, तो फिर हम देखते हैं कि लेटर लॉ कौन सा है। लेटर जो लॉ होता है वो अर्लियर लॉ को प्रीवेल करता है। तो फिर दो लॉ में भी अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए, एक लॉ ये है वो लॉ ये है, ये कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में लिखा है सेक्शन 3 में नॉट विद एनीथिंग इनकंसिडर विद दिस लॉ, तो अगर एक और लॉ है, दोनों का कन्फ्लिक्ट आ गया, फिर हम देखेंगे कि दोनों में से लेटर कौन सा है। लेटर जब कोई लॉ बनाया जाता है तो इट मीन ये अज्यूम होता है कि लेजिस्लेटर जो है उसको पहले लॉ का पता है, उसने ही वो बनाया है ना, उसको अपनी उस सबकॉन्शियस लॉ का पता है, तो इसलिए जब वहाँ वो नॉट विद इन लग रहा है तो वो उस पर प्रिवेल कर रहा है। और ये सर जो इनकम की डेफिनेशन है इसमें अगर आप 47 देखें वो जो एंट्री उसमें लिखा हुआ उसने कि इनकम के ऊपर टैक्स होगा, और जो हम यहाँ पर 153 में वो कह रहा है कि वो भी इनकम ट्रीट होगी, उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अभी देख अभी एक तो इसमें सेक्शन है 165 या डेफिनेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना भी है सेक्शन, ठीक है। और दूसरा जो एंट्रीज है ना 52 इम्पॉर्टेंट है। ये जो एंट्री है लाई कार्टन में इन एंट्रीज को इंटरप्रेट किया गया है 44 ये 47 48 40। अब ये एंट्री एक्चुअल इनकम पे टैक्सेशन की है। ये एंट्री जो है ये डील करती है जो एक्चुअल इनकम आपको क्रू राइज होगी उस पर टैक्स लगेगा। इसमें प्रेजेंटिव डीमिंग उसका कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। वो डीमिंग की ये एंट्री नहीं है, ये कहती है कि एक्चुअल जो आपकी इनकम और क्रू राइज होगी, जो इनकम होगी उस पर आप टैक्सेशन है अदर देन एग्रीकल्चर। अब आगे 52 है एक एंट्री। 52 एंट्री क्या कहती है, टैक्सेस ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन इन ल्यू ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी स्पेसिफाइड अंडर 47। अब 47 को ये एंट्री कहती है कि इन ल्यू ऑफ दैट, वो एक्चुअल की बेसिस पे आप कैपेसिटी टैक्स लगा सकते हैं। ये डीमिंग और फिक्स टैक्स और फाइनल टैक्स उसकी जो पावर है इस 52 से ड्राइव होती है कि दोनों मिनिमम टैक्स जो हैं, फाइनल टैक्स हैं या सेपरेट ब्लॉक टैक्स हैं या फिक्स टैक्स हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं, ये इस कैपेसिटी टैक्स से आते हैं। ये इन लिeu है या वो लगाना है या ये लगाना है, दोनों में से एक लगाना है, तो इसलिए वो कहते हैं मिनिमम टैक्स या वो जो हायर है वो लगा लो। तो ये इन लिeu मीन इन प्लेस ऑफ, एक्चुअल की बजाय आप कैपेसिटी प्लांट पे बिजनेस पे इनकी कैपेसिटी भी लगाते हैं। तो यहाँ से दोनों को सारे टैक्स जो हैं जितने भी टैक्स हैं किसी एक एंट्री में लगाए जा सकते हैं ड्यू टू 50, और एनी टैक्स कुड बी एनेक्टेड एनी एंट्री इन टैक्सिंग एंट्री में, इसलिए ड्यू टू 52 जो है इन लिeu ऑफ जो है टैक्स का जो सर कांसेप्ट है, हालांकि सेल टैक्स तो हमारा जो लायबिलिटी होती है उस तरह से, और वो सेल टैक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें भी डिडक्शन हो रही होती है विद होल्डिंग की, वो उसी वही अमाउंट जो आपने किसी से कलेक्ट करके स्टेट को देनी है और अपना पहले दिया जो है वैट में लिया कटना है तो आपका वो काट लेता है पहले वाला, फिर बाकी कर गया। टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, मसलन के 100 रुपए की वो विद होल्डिंग सर 16% उसमें ऐड हो गई, 116 पे मेरी डिडक्शन देखिए, वो डिडक्शन जो है वो वाले एक टैक्स ऑन टैक्सेस होते हैं वो अलाउ नहीं होते, लेकिन यहाँ तो एक आपका एडवांस किस्म का वो टैक्स है जो आपका प्रोविजन एडवांस टैक्स जो होते हैं वो आपको किसी बेस पे भी लिए जा सकते हैं, सब्सिक्वेंटली वो एडजस्ट हो सकते हैं, इसीलिए उनको पहले इनकम बनाया गया। ठीक है, इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें उन ट्रांजैक्शन को पहले इनकम बना के फिर उसमें विद होल्डिंग लगाया, वो हम विद होल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। बहरहाल यहाँ ये था कि 52 एंट्री में एक इम्पॉर्टेंट इसमें 52 एंट्री में देखें किधर है 52 में 50 एंट्री नहीं है, वो एक्चुअल में ही लगना है, वो प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता। यहाँ जो है इन लिeu ऑफ उसकी बजाय यहाँ 50 नहीं है। अब जब कोई इंटरप्रेट उधर करे कि 52 में बाकियों में तो अजम्पशन प्रिजम्पशन फाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक्चुअल वर्स या एक्चुअल या इन लिeu ऑफ प्रेजेंटिव कैपेसिटी ये वो, और जो 50 एंट्री है रिलेटिंग टू टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट या इमूवल जो प्रोविंशियल की है उसमें प्रेजेंटिव या प्रेजेंटिव कह लें फाइनल कह लें या फिक्स ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट नहीं है, वो एक्चुअल बेसिस पे ही होगी।
क्लियर, नहीं अदरवाइज यहाँ 50 होती तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिजम्पटिव फिक्स ये वो कोई भी किया जा सकता है। ये अब कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है। फिर कोर्ट अगर इस लाइन पे उनको बताया जाए या कोर्ट को असिस्ट किया जाए तो फिर उसके मुताबिक आएंगे। क्लियर जी। तो अलाई काटन है क्योंकि बहुत लार्जर बेंच ने 11-12 जजेस ने फैसला दिया हुआ है, उन्होंने डीमिंग को अप्रूव किया हुआ है, प्रिजम्पटिव किया। उसके बाद तो फिर आप डीमिंग को हम देखें तो अब अगर ये चीज़ कोई कह दे कोर्ट को कि जी सारा ला ही डीमिंग है, डीम पर्सन किया गया है, डीम असेसमेंट ऑर्डर किया गया है, डीम टैक्स, अब रिटर्न फाइल करें तो क्या होता है, डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर फॉर ऑल पर्पज ऑफ दैट ऑर्डर तो नहीं हुआ होता। इस टैक्स ईयर जो है वो कई जगह पे डीम्ड है, पर्सन कई जगह डीम है कि ये इसकी बजाय इसको डीम पर, और आप रिटर्न फाइल लेंगे टाइम का भी कहीं डीम्ड है। इसी तरह आपकी कोई फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, फाइलिंग ऑफ अपील है, रिलीव का भी डीम्ड है कि अगर उसने इतनी देर में आपको ऑर्डर नहीं पास डीम टू बी आउट रिलीव है। तो इस तरह डीमिंग प्रोविजन से सारा लाभ भरा पड़ रहा है। फुल फ्लेज ला जो है सारा डीमिंग है। जब से लाई काटना आई उसके बाद फिर सब कुछ डीम हो गया, और जितने विद होल्डिंग है वो भी डीम है, फाइनल टैक्स है, मिनिमम है, सब कुछ डीम है। क्लियर। तीसरी डीमिंग की अप्रूवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोर्ट के लिए डिफ़िकल्ट है कि जहाँ कहीं डीमिंग किया है उसको स्ट्राइक डाउन करे, कर भी दे तो आगे जाके डिफ़िकल्टी होगी। इसके साथ एक फिक्र और ऐड होना चाहिए कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, बल्कि ये एक मुल्क की तबाही है ऐसे कह रहे हैं। इसलिए कि सारे ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है। जब इसको आपने डीमिंग फिक्स बनाया और विद होल्डों को इसको उसमें 75 डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक फ्लड ही लेके आए, तो सारा जो टैक्सेस थे वो इनडायरेक्ट टैक्स बन गए, और इनडायरेक्ट बनने से क्या होगा, वो पब्लिक या कंज्यूमर पे चले गए और यहाँ मुल्क में इन्फ्लेशन होगी। अगर फिक्स टैक्स ये फाइनल जो डायरेक्ट टैक्स है डायरेक्ट ही रहता, इसका करेक्टर चेंज ना करते, डीमिंग ना होती, एक्चुअल पे ही लगता, तो फिर जिसकी इनकम होती है उस पर लगना था। अब जिसकी इनकम नहीं है, मैन्युफैक्चरर या बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ऐड कर देती है प्राइस में या कास्ट में, आगे से चार्ज कर लेती है, उन पे उसका बर्डन नहीं है। तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे, इनडायरेक्ट बनने से जो कंज्यूमर हैं, जो यूजर्स हैं, अल्टीमेटली बर्डन शिफ्ट हो गया। और डायरेक्ट अब जितने भी हमारे टैक्सेस हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट 95% तक इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। तो इसलिए इसको उसको रिव्यू करना चाहिए, बल्कि अभी भी कर लें रिव्यू करके, ये प्रिजम्पटिव जो है या फाइनल टैक्स हैं या मिनिमम है, इसको अगर करना भी है तो इसको मिनिमम हो, ये ना कि फ्लड ना हो कि सारा का सारा लाई बनाया हो। कम से कम कुछ तो हक सच और रियलिटी पे बेस करे ना, कुछ तो बेस करे ना। वो वैसे भी 18th अमेंडमेंट से काफी पहले की थी जजमेंट जो है, अब तो 18th अमेंडमेंट और ये, लेकिन वो कंसेप्ट तो उसी तरह है, वो 18th अमेंडमेंट उसको कुछ नहीं कहती, वो बल्कि सारा लाइव डीमिंग पे बेस कर रहा है। आपके जितने भी ये फाइनल पे, मिनिमम पे, टर्नओवर टैक्स, ये क्या है, ये एक्चुअल पे तो नहीं, इनकम तो इनकम पे होना चाहिए, इनकम डिटर्मिनेशन हो, जो रियल किसी की इनकम हो उस पर टैक्सेशन हो। बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि कन्फिस्केटरी अगर कोई चीज़ है, इट मीन कन्फिस्केटरी से मुराद लिमिट इन द टैक्सेशन, जहाँ कहीं वो कन्फिस्केटरी बन जाए, इट मीन आपकी कास्ट आपकी प्राइस से बढ़ जाए, तो वहाँ कन्फिस्केटरी है, वहाँ कहते हैं वहाँ स्ट्राइक डाउन करें, यहाँ वहाँ री डाउन करें। जैसे कभी आप कमीशन एजेंट हैं, आपका 1% है, तो आप पे टर्नओवर 2% लग जाए, तो आप कहाँ से देंगे, अल्टीमेटली यू आर लायबल टू क्लोज योर बिजनेस। तो उस सिचुएशन में फिर वो कन्फिस्केटरी या एक्सप्रोप्रिएटरी का कंसेप्ट आएगा, वो कहते हैं वो ठीक है। क्योंकि एलआई काटन में ये 3-4 चीज़ें हैं जिस सिचुएशन में आपको स्ट्राइक डाउन हो सकता है या री डाउन हो सकता है। एक उसमें कन्फिस्केटरी है कि कन्फिस्केटरी लेवल का कोई लॉ हो जिसमें आपके जो टैक्सेशन है वो आपकी इनकम से भी ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में स्ट्राइक डाउन हो सकता है। या आपका वो मशीनरी जो लॉ में प्रोवाइडेड है वही ना दी हो, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ना हो, लेना किसने है, या डिस्क्रिमिनेटरी मैटर हो। डिस्क्रिमिनेटरी में फिर आगे ला है कि सिमिलरली सिचुएशन पर्सन है जो, या सिमिलरली प्लेस्ड है, या सेम सर्कमस्टांसेस में है, या सेम कंडीशन में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अगर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दिया या अनइक्वली टैक्सेशन दिया तो वो वाले। लेकिन हर एक को नहीं, सेम पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन या वो डिवाइड किए जा सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन में जो हो या सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हो या सेम कंडीशन में, उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट या डिफरेंट टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो एक डिस्क्रिमिनेशन वाला, एक मशीनरी प्रोवाइड ना होने वाला, एक ये वाला क्या मैंने पहले कहा जो डिस्क्रिमिनेशन वाला, या कम्पिटेंटी ना हो, जैसे अभी प्रोविंशियल की है फेडरल कम्पिटेंटी ना हो, या
वो जा था, क्या नाम है उसका, जो वर्कर वेलफेयर फंड में एक आया था कि मनी बिल का पार्ट ना हो, जैसे फीस है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो ना किया हो, मनी बिल का वो पार्ट ही ना हो और मनी बिल में ले आए हो तो उस चीज़ वो प्रोसेस फॉलो ना किया हो, या आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ हो तो उस सिचुएशन में फिर वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं, या कलरेबल लेजिस्लेशन हो, जैसे कि एक्चुअल शो किया हो कि ये कम्पिटेंट है लेकिन एक्चुअली वो उसके कम्पिटेंट ना हो, अपीयर टू बी कम्पिटेंट बट एक्चुअली इंक्रोचमेंट हो किसी फील्ड की, तो कलरेबल का भी अभी आप देख लें बेटा बाद, उसको हम कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। जैसे कि उसका फील्ड ना हो, लगता हो कि इसका फील्ड है लेकिन इंक्रोचमेंट किसी दूसरे की हो तो उसको कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। इनकम रिटर्न के बाकी सवाल जो आप भी कर लें, एक मिनट इसको देख लेंगे, ये आपका उधर आना जी बेटा, पैरा इसका किधर बेटा, जजमेंट है नहीं, रिव्यू नहीं, उसको खोल, ये वाला ये 96 है कि कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होती है, क्या इसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, इसमें क्या इसके कंटेंट्स हैं। बेसिकली इसमें फ्राम द ये इंडियन केस लॉ रिलाई अपॉन का की है कोर्ट ने, कोर्ट के ये बाद मोहम्मद केस है, बाद मोहम्मद काकड़ केस है, इसकी साइटेशन देख ले फिर हम आगे चलते हैं। 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 है और इसको फिर कलरेबल जो पॉइंट है इस पे चैलेंज किया जा सकता है कोई भी लेजिस्लेशन। अभी सुई गैस वाला है 2018 SCMR 802, उसमें भी इसको फॉलो किया गया। एक शौकत वाला केस है उसको उसमें भी फॉलो किया गया। तो अब हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि कलरेबल होता क्या है, तो कब इसको आप क्या इसके कंटेंट स्कोप क्या है। तो ये इसमें समराइज किए हैं केसों में से, ऊपर काफ़ी इंडियन केस पाकिस्तानी इंडियन लेके यहाँ पे समराइज किए हैं। तो इस एक दफ़ा हम इसकी समरी देख लें। द होल डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इट मीन्स, तो होल डॉक्ट्राइन रिवॉल्व इटसेल्फ इनटू द क्वेश्चन ऑफ competency of a particular legislator to enact a particular law. If the legislator is competent to pass a particular law, the motive which implied to act are really irrelevant. मोटिव शोटिव का उससे रेलेवेंसी नहीं है। In other words, it is the substance of the act that is the material and not mere the form or outward appearance. And if the subject matter in substance is something which is beyond the power, जो अभी हमने कहा था beyond the power, वो जो taxes on capital inmovable property beyond the power है, beyond the power to legislate upon the form in which the law is clothed would not save it from कंडेमिनेशन। तो अब उसको बनाने के लिए वो सेव नहीं हो सकता कि आपने बनाया तो ये कलरेबल है। द लेजिस्लेटर कैन ओनली मेक ए लॉ विद इन इट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। इट्स लेजिस्लेटिव फील्ड मे बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेटिविटी or limited by fundamental right created by the Constitution. The idea conveyed by expression colorable legislation is that although apparently a legislator in passing statute purported to act within the limit of its power, yet in substance and reality it transgressed these powers. These transgressions being veiled by what appears on proper examination to be mere presence or disguise. तो इसमें कैमोफ्लेजिंग है, कैमोफ्लेजिंग से लाभ बनाएंगे। आपकी एक्चुअल लगता हो कि पावर है कंपिटेंट लेकिन इन रियलिटी आपकी पावर ना हो। तो वेयर चैलेंज इज मेड ऑन दिस राउंड what has to be proved to the satisfaction of the court is that though the act ostensibly is within the legislative competency of the legislature in question, in substance and reality it cover a field which is outside its legislative competency. तो अब हमारे पास जो हमने इंटरप्रेट किया उसमें ये फुली एनफोर्स होता है एप्लीकेबल। द होल डायग्राम कलर डिवाइड इटसेल्फ इनटू क्वेश्चन ऑफ कंपिटेंसी ऑफ पार्टिकुलर टू एक्ट, ये मेरा वही उन्होंने फिर रिपीट कर दिया हुआ है। It is the only when legislature which has no power to legislate frames a legislation so camouflage किया हो to it as to appear to within its competence when it knows it is not. It can be said that legislation so enacted is a colorable legislation.
if in pith and substance the legislation does not belong to a subject falling within the limit of power but is outside it, the mere form of legislation will not be determinative of the legislative competency. Examination on the touchstone of above principle COS ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 2012 इज कलरेबल लेजिस्लेटिव एक्ट इज बार बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्लियामेंट एंड अकॉर्डिंगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। तो इसी लाइन पे आर्ग्यू होगा तो किया जाएगा, तो फिर वो क्लियर जी। चलो नेक्स्ट के सवाल जी इनकम टैक्स रिटर्न 2022 के सर 7E के हवाले से जो ट्रीटमेंट करंटली वो कर रहे हैं या होल्ड किया हुआ है, क्या स्टेटस उसका बता दें। वो आज भी केस लगा हुआ था, अभी 7E स्टे नहीं है, अब 22 को लगे हुए हैं और कुछ ये लगे हुए हैं कामरान रहीम ऑनरेबल जस्टिस के पास, दूसरा शायद करीम के शायद जमील के पास लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल पीर को हैं, तो उन्होंने मेंबर को भी बुलाया हुआ है। तो ऑनरेबल जस्टिस शायद जमील साहब का व्यूज़ ये है कि ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने बनाया है कि उम्मीद है कि उसको वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्लियर जी। अच्छा सर, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक टैक्स पेयर ने इन्वेस्टमेंट की है स्टेट बैंक की एक सेविंग सर्टिफिकेट्स में, उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 125 मिलियन है, लेकिन जो उसको बैंक ने उसका वो फेस वैल्यू रखी है वो 130 मिलियन रखी है, यानी कि उसको जो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दिया गया वो 6 मिलियन का दिया गया। तो वो जो 6 मिलियन रुपीस हैं डिफरेंस, वो अदर इनकम में चार्ज किया जाएगा। बेसिकली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट आप जहाँ भी करें, किसी एसेट में करें या बॉन्ड में करें या इंश्योरेंस पर, तो वो आपकी हमेशा होती है कास्ट, तो आपने कास्ट पे उसको स्टेट करना होता है, या कोई उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या अदरवाइज उस पर पैसे लगे हों रजिस्ट्रेशन के, तो वो उसका पार्ट बन रहा है। 75 और 76 सेक्शन हमने पढ़े थे कि किसी एसेट की कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है, तो वो इस तरह कास्ट होनी है। अब डिफरेंशियल तो कई तरीक़ों से हो सकता है, आपने हो सकता है और इन्वेस्टमेंट की हो ओरिजिनली, और सुन लेना, या ये हो सकती है या आपका इंटरेस्ट ही आया हो तो आपने लिया ना हो तो आपके उसी में क्रेडिट हो गया हो, तो वो इंटरेस्ट आप टैक्स दे देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। हर दफ़ा आप अपना मार्कअप ना लें, उस पर जो इतना प्रॉफिट ऑन डेट आता है या कोई और जो भी रिटर्न आती है एनी फॉर्म, वो ना लें तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनती जाएगी। तो ऑन द वन हैंड वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी, दूसरी साइड पे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स दे देंगे फिर वंस टैक्स इज पेड, फिर वो मनी है वेयर एवर गोज, वो टैक्स पेड मनी है, इट मूव एज ए मनी, यहाँ से वहाँ जाएं, इन्वेस्टमेंट दें, कहीं और लगाएं, खाएं पिए, जो मर्जी करें। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट उसकी 12.5 करोड़ है। बेटा आपने की कितनी है, पहले आपने पेमेंट दी, इन्वेस्टमेंट आपने कोई अमाउंट दी है ना, ऐसे तो नहीं होगी। 12.5 इन्वेस्ट किया, हाँ, उन्होंने उसी टाइम जो हमें फेस वैल्यू का वो निकाल के दिया, वो 13 करोड़ रुपए का निकाल के दिया, यानी कि उसको जो उसके देने से, उसके देने से खुद बढ़ गई। वो उन्होंने कहा कि हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। किस चीज़ का? वो फेस वैल्यू ऐसे होता है बेटा, सुन रहे हैं, वो नहीं वो डिस्काउंट करते हैं, या ज़्यादा करनी हो तो प्रीमियम होता है, तो आपको कहते हैं 10 साल बाद इतना मिलेगी। जैसे आज इन्वेस्ट करें आप 2 लाख, वो फेस वैल्यू आप दे देंगे जी कितने सालों की, आप कहते हैं 5 सालों की, उन्होंने कहा ये 2 लाख है, आप 5 लाख का ये फेस वैल्यू, तो 5 सालों में वो एप्रिसिएशन होगी, उसकी रिटर्न आएगी, उसमें प्रॉफिट ऑन डेट ऐड होते जाएंगे, वो आपको फिर प्रॉफिट साथ नहीं देंगे, वो दे रहे हैं तो पार्सली दे रहे होंगे, कुछ दे रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो उसकी जो पॉलिसीज होती है उसको देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट है। फिर ये है कि आपको कोई भी शेयर या इन्वेस्टमेंट लें, वो प्रीमियम पे दे रहे हैं या डिस्काउंट पे दे रहे हैं, कोई डिस्काउंटिंग कर देते हैं, वो प्रीमियम करके पैसे ज़्यादा ले लेते हैं कि उनकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो फिर उसके मुताबिक चलती हैं। और जो प्रीमियम या डिस्काउंटिंग होती है एट द टाइम परचेज, जो है ये कैपिटल नेचर की होती है, वो इनकम हो या आपकी एक्सपेंडिचर हो, वो कैपिटल नेचर होता है, वो टैक्सेशन नहीं होती, क्लियर। और रेगुलर उसकी रिटर्न आएगी तो वो फिर टैक्सेशन होगा, क्लियर। जैसे आप शेयर आप प्रीमियम पे बेच दें, कंपनी बेच दे, तो उस पर जो इनकम आएगी वो टैक्सेशन नहीं होती। इस तरह शेयर आप डिस्काउंट पे कर दें तो वो लॉस होता है एक्सपेंडिचर, उस पर भी अलाउबल नहीं होगा। इस तरह आप लोन है या डिबेंचर है, वो आप लिक्विडेट कर दें, कम पैसे पे दे दें तो उस पर भी नहीं है, ज़्यादा पैसे प्रीमियम पे दे दें तो वो डिफरेंशियल जो है, आपने ज़्यादा पैसे दिए एक्सपेंस नहीं होगा, वो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की ये, इसको पहले हमने जो कहा कि कैपिटल नेचर क्या है या रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू रेगुलर रूटीन है,
ये कभी कभार है, और ये इसकी एसोसिएशन किससे है, वो भी कैपिटल नेचर से। तो इसलिए वो परचेज सेल तो हो नहीं रही, तो उस सिचुएशन प्रीमियम या उस सिचुएशन में जो प्रीमियम या डिस्काउंट या एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल नेचर के, जो कैपिटल लॉसेज हैं, कैपिटल गेन्स हैं, जनरली वो टैक्सेबल नहीं है अनलेस एट उसमें लिखा हो, आपका जो 37 है सेक्शन, उसमें लिखा हो कि ये प्रीमियम भी टैक्सेबल होगा या ये डिस्काउंट आपका अलाउबल डिडक्शन होगी, तो फिर टैक्सेशन हो सकती है। जनरल रूल मैंने बताया कि जो इनकम्स हैं जो रेगुलर रकरें नेचर की होगी वो टैक्सेशन होगी, और कैपिटल नेचर की जो होगी वो नहीं होगी अनलेस अनटिल लॉ ने स्पेसिफिकली लिख दिया हो कि ये कैपिटल नेचर वाली भी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। कैसे होगी वो भी डिफाइन कर दिया हो, तो फिर कैपिटल नेचर भी रेवेन्यू इनकम बन जाएगी टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल। फिर उसमें जिस मिसाल लेके हमने 25 मिलियन दिया, उसने हमें 30 मिलियन की फेस वैल्यू दी, तो मुझे वेल्थ स्टेटमेंट में 25 कहना है कि 30 कहना एज अ कॉस्ट? आपने जो देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ वेल्थ में आपको दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखी। जनरल ये है कि आपने जितने भी एसेट्स हैं ना वो आपने कास्ट पे स्टेट करने, कास्ट की डिटर्मिनेशन के रूल हमने 75, 76 उसमें है। जहाँ की कास्ट अवेलेबल ना हो, अनअसर्टेनेबल हो, तो फिर आप फेयर वैल्यू भी दे सकते हैं। फेयर वैल्यू दे के नीचे, जैसे आप ऐसे समझ लें कि आपने किसी फर्म ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 लाख, आज आप उसके एसेट रीवैल्यू कर लेते हैं, तो आपका वो कैपिटल जो है वो 5 लाख के एसेट थे ना नेट, तो आप वो 10 लाख के हो गए, तो कैपिटल आपने कोई किया कुछ भी नहीं और कैपिटल बढ़ गया। रीवैल्यू कंपनी में तो उसको अलहदा रीवैल्यूएशन सरप्लस शो कर देते हैं, लेकिन फर्म में रीवैल्यूएशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वो आपके कैपिटल में जितने शेयर होल्डर हैं उनके कैपिटल में एडिशन हो जाएगी, जबकि उन्होंने तो कोई पैसे नहीं दिए, वो ड्यू टू रीवैल्यूएशन है। तो आप जब उसको आप नया कैपिटल शो करेंगे अपनी उधर वेल्थ में कि मेरा ए फर्म में बी में इतना कैपिटल है, पहले आपने शो किया होगा इतना है, अब तो वो बढ़ गया, डबल हो गया सपोज, तो नीचे आप अदर कॉलम वाला इनफ्लो वाला है वहाँ लिख देंगे बस। जब कोई पूछेगा तो आप कहेंगे जी ये रीवैल्यूएशन ऑफ फॉर्म एसेट्स है। इसकी मिसाल एक और भी हो सकती है कि जो आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें भी रीवैल्यूएशन होती है, वो भी हमने कहा जितने आप कन्वर्ट करते हैं तो वो भी होते हैं, वो भी आप ले जाते हैं, उसमें थोड़ा सा और फर्क है। ये कैपिटल नेचर का है, वो आप हो सकता है रेगुलर अमाउंट आपकी पड़ी हो, तो वो ऐसे है कि वो कैपिटल नेचर का है, लेकिन क्योंकि कैपिटल के मूवेबल एसेट पे अदर देन जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए उस पर टैक्सेशन नहीं। क्योंकि कैपिटल एसेट की 37 में जो डेफिनेशन है उसमें मूवेबल एसेट एक्सक्लूडेड है अदर दैन वो सोना चांदी जो भी एंटीक चीज़ें हैं, तो इसलिए मूवेबल एसेट गाड़ी भी हो, गाड़ी आपकी अगर पर्सनल एसेट में आपने शो की है 2 लाख की, आपने बेच दी 3 लाख की, तो डिफरेंशियल जो है गेन टैक्स होगा कि नहीं होगा। या आपकी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ज़्यादा पे अमाउंट ज़्यादा आ गई है, तो इसलिए वो मूवेबल एसेट जितने भी हैं अगर वो कैपिटल नेचर के हैं उस पर वो चीज़ आती है सरप्लस, तो मूवेबल पे जो आपने अपनी वेल्थ में शो किए हैं क्योंकि वो कैपिटल एसेट में नहीं फाल करते, तो कैपिटल अदर देन सोना चांदी, सोना सोना है तो वो आप जितने भी जितना गेन होगा वो टैक्सेशन हो जाएगा, वो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो इसलिए इन वाला वो उसमें नहीं आएगा तो इसमें टैक्सेशन नहीं। मैं आपकी बात से समझ पाया, हमें 25 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी, उसने 30 मिलियन में फेस वैल्यू दे दी, हम आज 25 मिलियन ही शो करें, जब 5 साल या 10 साल बाद मैच्योर होकर वापस आएगी, लेकिन आपको 5 मिलियन जो इजाफी मुझे वो वापस देंगे, उसको मैं इनफ्लो के अंदर में साथ कैपिटलाइज हो, तब उसको इनफ्लो के अंदर आप फिर शो कर लें या अभी शो करके अभी उसमें ले जाएं, अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं तो कहूँगी मेरा 25 ही पड़ा। ठीक है, उस वक्त भी आप ले जा सकते हैं या अभी भी फेयर वैल्यू दें, तो एक्सप्लेनेशन ही उसकी देनी पड़ेगी कि डिफरेंशियल क्या है। 7B और 151 सेक्शन जो है इसकी जरा थोड़ी सी रिकंसिलिएशन, 7B और 151 जो सेक्शन है 151 वो प्रॉफिट ऑन डेट्स के ऊपर है। वो उनका सवाल इस तरह बन सकता है कि जो प्रॉफिट एंड डेट पे चार्जिंग सेक्शन है वो 7B है, होल्डिंग सेक्शन है वो है 151, दोनों के रेट्स में भी फर्क है। लेकिन जो देखे ना विद होल्डिंग एक एडवांस टैक्स की, दैट इज स्पीसीज ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की यूजुअली 3 किस्में होती हैं, एक आप पेमेंट खुद करते हैं सेल्फ डिपॉजिट जो 147 है, बाकी आपके जो है विद होल्डिंग के प्रोविजन जिनको हम कहें कलेक्शन प्रोविजन और डिडक्शन प्रोविजन। डिडक्शन प्रोविजन ये होते हैं कि जब कोई पेमेंट कर रहा है
जब कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो एट दैट टाइम वो आपसे होल्ड कर लेगा, तो ये डिडक्शन एट सोर्स कह लेंगे, इसको हम विद होल्डिंग कर देंगे। और कलेक्शन प्रोविजन ये है कि जब आपसे कोई ड्यूटी टैक्स या कोई चीज़ कलेक्ट कर रहा है अमाउंट, तो साथ वो टैक्स भी कर लेगा। तो वो कलेक्शन डिडक्शन प्रोविजन एडवांस टैक्स की हद है। एडवांस साल के पहले ये आपसे ले लिया कोई, और जो चार्जिंग सेक्शन है वो डिटरमिन करता है कि आपकी लायबिलिटी क्या होगी। वो लायबिलिटी आपकी नॉर्मल केस में भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। वो रेट जो होंगे चार्जिंग सेक्शन में जो उसकी डिवीजन में लिखे होंगे वो आप पे चार्ज होने। विद होल्डिंग आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और फाइनल में अगर आप रेट है सपोज आपका 5%, तो आपको लग गया 6%, तो आपका अगर फाइनल चार्ज है तो फाइनल चार्ज आप पे रेट दोनों में एक जैसे ही हैं, तो वो 5% फाइनल चार्ज है, 1% अबव हुआ है वापस मिल जाएगा। अगर आपकी किसी ने विद होल्डिंग कर ली 4%, जबकि है आपका 5, तो 1% आपको देना पड़ेगा। डिडक्टेड या डिडक्टेबल का भी वर्ड यूज हुआ है, तो जितने भी डिडक्टेबल है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद होल्डिंग जो जितने भी रेट्स होते हैं वो फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ योर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन, और डिफरेंशियल ज्यादा कम आपने पे करना है या फंड लेना। क्लियर? 151 सेक्शन है ना, उसमें 151 तो बेटा विद होल्डिंग सेक्शन है ना, वो डिडक्शन के रेट कोई भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और उधर अगर 15 इधर 15 लगता है, उधर 10 पे कटा है, तो 5% देना है आपने। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन और है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिडक्शन अप टू 5 मिलियन तक होगी, तो वो जो है उससे ज्यादा पे होगी तो वो टैक्स जो है वो मिनिमम होगा। लेकिन जो उससे 5 मिलियन तक है, फिर वो ये नहीं लिखा है कि वो एडजस्टेबल होगा या फाइनल होगा। मैं इनकी बात को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। जो बेसिकली प्रॉफिट एंड डेब्ट्स टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड, 5 मिलियन से कम वो सेपरेट ब्लॉक है, 5 मिलियन से अबव जो है वो नॉर्मल का हिस्सा बन गया। ठीक हो गया। हाँ जी, ये जो सेपरेट ब्लॉक होता है वो नॉर्मल लॉ का पार्ट होता है, फाइनल फिक्स में नहीं होता, बल्कि नॉर्मल में आता है। जब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके दो हिस्से बनाते हैं। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो नॉर्मल रेट्स होते हैं स्लैब वाले, वो उसमें जाते हैं। जो सेपरेट ब्लॉक वाले हैं उनकी इनकम अलहदा करके उनको सेपरेट रेट पे चार्ज कर देते हैं। इस तरह टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल है, अब 3 चीज़ें हो गई ना, एक नॉर्मल हो गया, एक मिनिमम वाला हो गया, और एक फिक्स वाला हो गया, एक फाइनल वाला हो गया। तो नॉर्मल वाले सारे सेपरेट हों या अदरवाइज हों या मिनिमम हो, एक लाइन में आएंगे। जो फाइनल वाले हैं उसकी अलग कैटेगरी, तो वो नॉर्मल में आके नॉर्मल के टोटल इनकम जो होगी फ्रॉम सैलरी प्रॉपर्टी सारे हेड कैपिटल के टोटल करेंगे। टोटल में डिडक्टेबल लॉसेस लेस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्सेबल के फिर आगे पार्ट बनाएंगे। इसमें से कंबाइन रेट स्लैब वाले किस पे लगने वो लहदा, सेपरेट ब्लॉक वाले कौन कौन से वो लहदा। सेपरेट ब्लॉक पे सेपरेट रेट लगा देंगे, जो बाकी बचेगा वो स्लैब वाले लगा देंगे, तो टोटल लायबिलिटी बन गई। इसमें जो डिडक्शन होल्डिंग वो ऐसे करते हैं। फाइनल वाले अलहदा रेट, उधर टैक्स आ जाएगा। जो ये जस्ट कंप्यूटेशन है ना आपकी, कि आप चार्जिंग सेक्शन में से कितना आपका फाइनल है, कितना मिनिमम है, कितना नॉर्मल है। वो 7B आप देखेंगे तो उसमें से बताया होगा कि इतना आपका सेपरेट ब्लॉक है या फाइनल है, या वहाँ डिडक्शन जहाँ हुई अब उसने बता दिया कि 5 मिलियन तक सेपरेट रेट है, इसके लिए उसने बताया होगा 5 मिलियन तक ये रेट है, ऊपर तक ये रेट है। आप गए आप इसको सेक्शन को और 151 को, दोनों को 150 को, ये जो भी रेलिवेंट है उसको देखेंगे कि इसमें से कौन सा पोर्शन तो फाइनल है, ठीक है ना, वो तो फाइनल में चला जाएगा अलहदा। अब दूसरा देखेंगे कौन सा प्योरली नॉर्मल है, वो नॉर्मल में आ जाएगा। फिर देखेंगे इनमें से कौन सा मिनिमम वाला है, वो मिनिमम आगे नीचे आके उसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कितना टैक्स बना है, नॉर्मल कितना बना है, मिनिमम कितना बनता है, तो डिफरेंशियल आप देंगे। तीसरी कैटेगरी है सेपरेट ब्लॉक की, वो टोटल नॉर्मल में टोटल में होगा टैक्सेबल। अब जब टैक्सेबल इनकम पे आपने स्लैब लगाना है, वो सैलरी है तो सैलरी का स्लैब है ना 6 लाख तक 0 इतना वो लगाना है, तो इसमें से वो डिविडेंड वाली इनकम अलहदा कर लेंगे, उसमें 10-15 जो रेट है वो लगाएंगे, बाकी पे स्लैब लगा के टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह आपकी ये कंप्यूटेशन मैटर है। कंप्यूटेशन लॉ को और उसके रेट को, उन सारों को कि कौन सी कैटेगरी है, नॉर्मल है, सेपरेट है, या आपका मिनिमम है, या कौन से वाला है, उसकी पता चले। क्लियर?